हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर रंजित कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा वैद्युतिकी। और धारा वैद्युतिकी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कार्बन रेसिस्टेंस, इट्स कलर कोड्स, ये सारा कुछ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अभी भी फिर भी हमारा अभी रेसिस्टेंस जो टॉपिक है अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो उसी को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में ही। जैसे पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि टेम्परेचर पर भी रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। यानी रेसिस्टेंस को अगर हम देखें तो हम लोगों ने पीछे क्लास में जो पढ़ा हुआ है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। यानी चालक तार जितना ज्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो पहला चीज ये पढ़े थे। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या सिंपली कहें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को उसकी मोटाई से हम रिलेट कर सकते हैं। यानी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक है तो डेट मीन्स कि वो ज्यादा मोटा है। और अगर उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है इसका मतलब कि वो पतला है। ठीक है ना, उसकी मोटाई कम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब है कि मोटे चालक तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो चालक तार की मोटाई पर भी ये निर्भर करेगा प्रतिरोध। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये पहला चीज हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, तीसरा हम लोग पढ़े थे कि चालक तार की प्रकृति पर या उसकी रेसिस्टिविटी पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, यानी चालक तार की पदार्थ की प्रतिरोधकता अगर बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। या ऐसे कहें कि चालक तार को बदल देंगे, अधिक प्रतिरोधकता वाले चालक तार का उपयोग करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कई सुचालक तार हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि लोहे का तार हो गया, तांबे का तार हो गया, एल्यूमिनियम का तार हो गया, सिल्वर के भी यूज किए जाते हैं मोबाइल वगैरह में, गोल्ड का भी यूज किया जाता है। तो इन सभी चीजों में अगर देखें तो गोल्ड का प्रतिरोधकता जो होता है वो कॉपर की तुलना में, एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा है। तो अगर कॉपर या एल्यूमिनियम की तुलना में अगर हम लोहे के तार का यूज करेंगे तो उसके तार का प्रतिरोध हमको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से प्रतिरोधकता पर भी जो होगा वो प्रतिरोध निर्भर करेगा, इसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है चौथा, वो है टेम्परेचर पर। प्रतिरोध जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ऐसे प्रोपोर्शनली तो नहीं लिख सकते, लेकिन अलग अलग डिपेंडेंसी होती है। ठीक है। तो ताप पर भी, ताप पर निर्भरता से लिख सकते हैं, ताप पर निर्भरता। तो चालक तार का प्रतिरोध जो है वो ताप पर भी निर्भर करेगा। यानी तार ताप जैसे बढ़ाएंगे, परिवर्तित करेंगे तो अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोध है वो उसके हिसाब से चेंज होती है। जैसे चालक है तो प्रतिरोध उसका बढ़ेगा, कुचालक है तो इस तरह से चेंज होगा। तो इसी चीज को अब हमको ताप पर निर्भरता को ही हमको, ठीक है ना, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और प्रतिरोध ही नहीं, प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिरोधकता का भी ताप पर कैसे निर्भरता होती है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इसके कंक्लूजन भी है। ठीक है ना, तो डिस्कस बहुत अच्छा है और मतलब कॉन्सेप्चुअल है। और साथ साथ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी आपका बनता है। ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है। तो प्रतिरोध पर से लिख सकते हैं, इससे नहीं ताप पर प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है। यानी चालक तार पर प्रतिरोध की क्या निर्भरता होती है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि ताप अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा। अगर सपोज करो ऐसे हम लिखें, यदि आर जीरो, इसका मतलब हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर
0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ठीक है। फिर उसके बाद से टी डिग्री, जैसे अगर टी ले लें आर टी, तो इसका मतलब है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध? चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर 0 से बदल करके टी होता है, यानी 0 से बढ़ते बढ़ते टी हो जाता है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में तो टेम्परेचर यानी आर टी पर, टेम्परेचर पर हम प्रतिरोध को कैसे लिखेंगे? तो R0 इंटू 1 + अल्फा इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला मिलता है, आर टी इजकल टू R0 1 + अल्फा टी, जहां पे टी क्या है? टी है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है, कि ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है, ठीक है, टी हो गया, तथा अल्फा, अल्फा क्या हो गया? प्रतिरोध ताप गुणांक, इंग्लिश में इसको कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर क्या लिखते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। तो ये चीज ये रिजल्ट हमारा आता है कि अगर मान लो कि कोई चालक तार है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 से लिखे, तो T डिग्री सेल्सियस पर उसके रेसिस्टेंस को RT से लिखे, तो T डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा उसका फॉर्मूला R0 इंटू 1 + अल्फा इंटू टी, जहां पर अल्फा जो है वो प्रतिरोध ताप गुणांक है और टी जो है वो ताप में परिवर्तन है। अगर सपोज करो ताप में परिवर्तन, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं कितना, 0 से टी, यानी सपोज करो कि पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब बढ़ करके ताप हमने टी कर दिया, ठीक है, तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ? टी ही हुआ, 0 से टी, यानी ताप में परिवर्तन टी हुआ। जैसे सपोज करो कि 0 सेल्सियस पे था और ताप बढ़ा करके हमने उसको 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ताप में परिवर्तन 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना कि ये जो हम डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हैं, ठीक है, ये केल्विन के लिए भी सेम यही चीज रहेगा। अब ऐसा नहीं कि केल्विन के लिए कुछ और हो जाएगा, ठीक है। हम 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 0 केल्विन भी मान सकते हैं, और इसको T डिग्री सेल्सियस पर T केल्विन भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट जो होगा वो चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज आता है, एक और चीज क्या आता है कि अगर सपोज करो कि ताप में परिवर्तन T1 से T2, यानी पहले जो है टेम्परेचर जो है वो सपोज करो कि 15 डिग्री सेल्सियस था चालक तार का, अब बढ़ करके 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पहला जो टेम्परेचर था T1 यानी 15 डिग्री सेल्सियस, उसको T1 मान लेंगे, और दूसरा जो टेम्परेचर जो बढ़ करके 30 डिग्री सेल्सियस हुआ उसको हम लोग T2 मान लेंगे। तो ताप में परिवर्तन अगर ऐसे हो T1 से T2 हो, ऐसे लिखे, यदि यहाँ पर यदि ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन T1 से T2 हो, ठीक है, T1 से T2 हो, तो यही फॉर्मूला फिर अब कैसे लिखा जाएगा? अब ये फॉर्मूला हो जाएगा RT इज इक्वल टू R0, फिर उसका से 1 + अल्फा और इनटू, अब ताप में जो है परिवर्तन जो है वो कितना से हो रहा है? T1 से T2, यानी डेट मीन्स कि T2 में से T1 को हम माइनस कर देंगे तो हमको ताप में परिवर्तन निकल जाएगा। तो अब T के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर T इज इक्वल टू कितना हो गया? T2 माइनस T1। हमने बस इतना ही किया है इस फॉर्मूला में, T के जगह पर हमने T2 माइनस T1 कर दिया। तो ताप में परिवर्तन अगर ऐसे हो तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और एक और चीज लिख देंगे यहाँ पे ये जो हमारा है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि जो हमने, अब चूंकि ताप में परिवर्तन हम ले लिए हैं यहाँ पे T1 से T2, तो ये हमारा R1 टेम्परेचर पर RT1 लिख सकते हैं या R1 मान सकते हैं, और इसको हम लोग R2 मान सकते हैं, ठीक है। यानी R2 लिखने का मतलब है कि T2 टेम्परेचर पर, और R1 लिखने का मतलब है कि T1 टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, और ताप में परिवर्तन T1 से T2, और ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लिखो, बात वही है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है अल्फा इज इक्वल टू मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा को हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है।
प्रतिरोध ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इसी पर सारा कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है, अल्फा के मान पर ही, ठीक है, क्योंकि यही हमारा कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, तो कोफिशिएंट आ रहा है तो डेट मीन्स कि ये पदार्थ के गुणों पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसके लिए लिखें, इसलिए प्रतिरोध ताप गुणांक का अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें उसके लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए अगर हम मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो अपॉन, फिर उसके बाद से आर जीरो इंटू टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये अल्फा का मान आ जाएगा। अगर इसको यहाँ से सॉल्व करके अगर आप निकालिएगा, ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करके निकालिएगा तो फिर ये इधर आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये आके इधर माइनस हो जाएगा, तो आर टी माइनस आर जीरो, और फिर यहाँ पे ये आर जीरो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा का मान निकालेंगे तो आर जीरो इंटू टी से डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वेशन हमको मिलेगा, ठीक है। अगर इसी को, अगर इस इक्वेशन से अगर इसको डिराइव करें, अगर इस इक्वेशन से अगर इसको डिराइव करें, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन अपॉन, ये हो जाएगा आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये ताप में परिवर्तन, ठीक है। तो ऐसे हम भी इसको लिख सकते हैं, तो ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा यूजुअल ये है, आप इसको याद रखिए, ठीक है, या इस फॉर्मूले के इसको रखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ताप में परिवर्तन जीरो से नहीं दे करके कुछ देता है कि हाँ 15 से इतना डिग्री, प्रारंभ में टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री था, या कमरे के ताप पे था, बाद में बढ़ करके 90 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, तो फिर ताप में दो दो वहां पर ताप आ जाएंगे, तो प्रारंभिक ताप T1 और अंतिम ताप T2 ऐसे लेकर के फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं पहले अल्फा को। अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक नाम से ही स्पष्ट है, गुणांक है ये, कोफिशिएंट है ये, जो चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा, और इसका जो मान होगा वो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, चालक पदार्थ के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो अब अल्फा का अगर हम मान अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर में क्या है देखो, प्रतिरोध में परिवर्तन, आर टी माइनस आर जीरो यानी प्रतिरोध में, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध और टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो ये हो गया, माइनस करेंगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्रति एकांक ताप में परिवर्तन होने से, क्योंकि नीचे देखो ताप में परिवर्तन से डिवाइड किया जा रहा है, तो ताप में परिवर्तन से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि प्रति एकांक ताप में परिवर्तन होने से प्रतिरोध में परिवर्तन, ठीक है, किसके सापेक्ष, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध के सापेक्ष, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा को हम डिफाइन करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, ताप में एकांक परिवर्तन होने से, ताप में एकांक परिवर्तन होने से 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध के सापेक्ष चालक तार के प्रतिरोध में परिवर्तन को उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, ताप में एकांक परिवर्तन होने से 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध के सापेक्ष चालक तार के प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका यूनिट और डायमेंशन देखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक का, अगर हम यहाँ से निकालें प्रतिरोध ताप गुणांक का यूनिट और डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, यहाँ पे फिर से उसको वैल्यू को लिख देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी, ये हमारा हुआ अल्फा का मान। अब यहाँ से इसका एसआई यूनिट अगर हम निकालें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में प्रतिरोध में परिवर्तन है, डेट मीन्स की प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो रिजल्ट तो प्रतिरोध के रूप में ही आएगा, तो प्रतिरोध के रूप में आएगा तो फिर उसका मात्रक वही होगा प्रतिरोध का ही, और नीचे भी प्रतिरोध है, तो दोनों का मात्रक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मान लो ऊपर में प्रतिरोध का यूनिट लिखते हैं ओम, फिर नीचे में लिखते हैं ओम, और यहाँ पर ताप में परिवर्तन तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है ना, यानी प्रति डिग्री सेल्सियस, तो प्रति डिग्री सेल्सियस जो है वही इसका प्रतिरोध ताप गुणांक का यूनिट हो जाता है, एसआई यूनिट हो जाता है, ठीक है। और डायमेंशन अगर निकालोगे तो फिर ये ऊपर इसका प्रतिरोध का डायमेंशन नीचे प्रतिरोध के डायमेंशन से कैंसिल, तो सिर्फ टेम्परेचर का डायमेंशन जो होगा वही के माइनस वन इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन भी अगर भी लिखना चाहो तो डायमेंशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पर केल्विन, ठीक है।
तो बस यही हमारा डायमेंशन मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्फा के बारे में समझना। ठीक है, अब ये जो अल्फा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रतिरोध में। ठीक है, कि चालक तार पर जैसे भी हम लोग पीछे पढ़े कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो, इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो उसका जो प्रतिरोध है वो इसी अल्फा पर डिपेंड करेगा कि अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है। अल्फा के वैल्यू पर ही चालक तार का प्रतिरोध हमारा डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। आइए, सबसे पहले अगर देखें, फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स यानी चालक के लिए। तो चालक के लिए क्या होता है, चालक के लिए अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चालक के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, बल्कि अगर इसका मान देखें तो इसका मान जो होता है लगभग 1/273, ठीक है ना, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध 1/273 बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फा का जो मान होता है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। तो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टेम्परेचर के साथ ऐसे है, R0 × 1 + अल्फा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो अगर अल्फा का मान पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस जो होगा वो, ताप जो होगा वो बढ़ेगा। यानी चालकों का जो होगा वो ताप बढ़ने से रेसिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा का मान जो होता है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जितने भी चालक हैं, ठीक है, सभी चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं आगे। फॉर नेक्स्ट, फॉर कार्बन, तो ध्यान दीजिए क्या क्या लिख रहे हैं। कार्बन, इंसुलेटर्स, ठीक है, रबड़, रबड़ हो गया, इंसुलेटर्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स यानी सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या हो गया, अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक में मुख्य रूप से क्या क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। ठीक है ना, तो इस तरह से तो क्या क्या लिखे हम यहाँ पे, कार्बन लिखे, ठीक है, इंसुलेटर्स, ठीक है, कुछ अलग पदार्थ है, रबड़ आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, सेमीकंडक्टर्स आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया इसमें, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जैसे कार्बन हो गया, ठीक है ना, उसके बाद से इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो नाम देता है, कार्बन नाम दे करके पूछ देगा। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, इन सब के लिए अल्फा का जो मान होता है वो निगेटिव होता है, माइनस निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा का मान निगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा का मान माइनस होने से इसमें से तो घटा लेगा वो, तो घटाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा। यानी इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, बल्कि ऐसे पदार्थों का रेसिस्टेंस घटेगा। किन पदार्थों का, कार्बन का। ठीक है, क्योंकि कार्बन भी कुछ अलग में आता है, तो कार्बन के लिए रेसिस्टेंस घटेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका भी रेसिस्टेंस घटेगा। सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका भी रेसिस्टेंस घटेगा। यानी अगर इसका रेसिस्टेंस घटेगा तो इन सबकी चालकता जो होगी वो बढ़ेगी। तो ताप पर निर्भरता इसकी उल्टी होती है, यानी ताप बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा और चालकता बढ़ेगी। जबकि चालक में क्या होता है कि ताप बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस घटेगा यानी प्रतिरोध घटेगा और उसकी चालकता जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिएगा कार्बन के लिए, इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है ना, ये सब चीजों के लिए कभी कभी नाम देकर पूछ देता है सिलिकॉन, कि सिलिकॉन के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, या सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, कार्बन का पूछ देगा, कार्बन का ताप बढ़ाने पर क्या होगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये जो मार्क किए वो इंपॉर्टेंट है, कार्बन, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर एलॉयज, एलॉय यानी मिश्र धातु, एलॉय को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु में क्या 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 आ गया, जैसे क्रोमियम आ गया, ये क्रोमियम कर रहा है, नाइक्रोम आ गया, ठीक है, मैग्नीन आ गया, कॉन्स्टेंटेन आ गया। तो ये सब जो होते हैं ये एलॉय होते हैं, जैसे नाइक्रोम, ठीक है, मैग्नीन,
ठीक है, कांस्टेंटेन। तो ये सब जो होते हैं ये सब एलॉय होते हैं। और एलॉय का जो ये क्या होता है कि इसके लिए जो अल्फा का जो मान होता है, अल्फा का मान पॉजिटिव होगा, बट वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ताप बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, क्योंकि पॉजिटिव है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। बट किस तरह से बढ़ेगा, वेरी वेरी स्मॉल है, यानी बहुत धीमी गति से बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर में अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन करेंगे तो ताप में पॉइंट की वृद्धि होगी, ठीक है ना। यानी जैसे मान लो कि टेम्परेचर अगर उसका हम बढ़ा करके 400 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो पता चलेगा उसका जो प्रतिरोध है वो 0.1 ओम बढ़ा, ठीक है। इस तरह से परिवर्तन होता है, यानी नौ के बराबर। यानी प्रतिरोध उसका बढ़ेगा बट क्या होगा, नौ के बराबर। तो इस तरह से नाइक्रोम, मैग्नीन या जितने भी इस तरह के एलॉय होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, उसकी ताप पर निर्भरता लगभग हम कह सकते हैं कि नगण्य है। यानी ताप पर उसकी निर्भरता बहुत अच्छी नहीं है, यानी नगण्य है। ताप बढ़ने से उसके प्रतिरोध में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, जैसे सपोज करो कि हम लोग जो भी हीटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइसेस सब लोग समझ रहे हैं, ताप युक्तियां, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, टोस्टर बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, गीजर होता है जिससे पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो युक्तियां हैं जो कि हीटिंग डिवाइसेस कही जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, जिसपे खाना ही बनाता है, या आग सेकते हैं हम लोग ठंडे के दिनों में हाथ, ठीक है ना। तो ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, तो जो भी ये सब तापीय संयंत्र कहे जाते हैं, हीटिंग डिवाइसेस, तो इसमें क्या है कि जो भी क्वाइल्स उसमें लगाए जाते हैं जो गर्म होने वाले, क्योंकि सभी क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो गर्म होते हैं वो, ठीक है। तो गर्म होते हैं, तो गर्म होने वाले जो उसमें एलिमेंट्स लगाए जाते हैं वो एलिमेंट्स नाइक्रोम के या मैग्नीन के, ये सब के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका फायदा क्या होता है कि ये मिश्र धातु है, और मिश्र धातु है तो क्या होगा कि ये चाहे कितना भी हीट हो, कितना भी गर्म हो, कितना भी ताप बढ़े, उसके प्रतिरोध में परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि आप सपोज करो कि अगर मान लेते हैं कि आप हीटर का यूज कर रहे हैं, और हीटर को मान लेते हैं कि जैसे ही ऑन किए वो गर्म होना शुरू हो गया, अगर ऐसा होता कि ताप बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता, ताप बढ़ता तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाता अगर, ठीक है, तो क्या होता कि जितना गर्म होता उतना ही प्रतिरोध बढ़ता, और फिर उतना ही हीट होता, फिर और आगे गर्म होता, फिर और रेसिस्टेंस बढ़ता, फिर और भी हीट होता। तो फिर ये सिलसिला चलते रहती, तो फिर तो वो कॉइल जल करके खत्म हो जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता, टूट जाता, चाहे उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, वो उसको रीच कर लेता और वो गल जाता, टूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर पर उसकी जो डिपेंडेंसी होती है, उसका जो रेसिस्टेंस होता है, उसकी निर्भरता बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है। यानी वो कितना भी हीट हो उसका रेसिस्टेंस नगण्य रूप से बढ़ता है, इस कारण वो कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करते रहता है हमको, एक कांस्टेंट हीट देता है, जिसके कारण जो भी चीजें हम उससे करना चाहे, पानी गर्म करना हो, गीजर का उपयोग करना हो, कपड़ा प्रेस करना हो, तो आसानी से हम कर पाते हैं। नहीं तो अगर अगर उसका रेसिस्टेंस बढ़ता तो फिर उसकी हीट मतलब अनलिमिटेड रूप से बढ़ती जाती, तो फिर वो यूटिलाइज हम नहीं कर पाते उस हीट का। लेकिन उसकी निर्भरता कम होती है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर उसकी कोई निर्भरता, मतलब प्रतिरोध उसका नहीं बढ़ता बदलता है, इसलिए वह एक कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करता है, जिससे कारण हम उस सब का उपयोग कर पाते हैं हीटिंग डिवाइसेज का। तो इसलिए एलॉय का जो ताप पर निर्भरता है ये बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तीन चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्फा के बारे में। यानी ये अल्फा के बारे में क्या क्या जाने कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा का जो मान होता है वो, यहाँ से फिर से एक बार आपको कर देते हैं कि कंडक्टर्स के लिए, चालक के लिए अल्फा का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी ताप बढ़ने से उसका रेसिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता उसकी घटती है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और उसकी चालकता जो होगी वो घटेगी। कार्बन, इंसुलेटर्स, रबर, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर्स, इस सब के लिए अल्फा का मान जो होता है वो निगेटिव होता है। तो निगेटिव होने का मतलब क्या है कि ताप बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगी और उसकी चालकता बढ़ेगी, ठीक है, वो ज्यादा चालन करेगा। और एलॉयज, मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम हो गया, क्रोम, ये मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, तो इस सब चीजों के लिए क्या होता है कि अल्फा का मान पॉजिटिव होगा, बट वेरी वेरी लो, यानी बहुत बहुत कम होगा अल्फा का मान, ठीक है। तो इसलिए ताप चाहे जितना भी बढ़े, प्रतिरोध में परिवर्तन इसका नगण्य होता है, यानी प्रतिरोध लगभग स्थिर बना रहता है,
ठीक है। और इस कारण से ये नाइक्रोम मैग्नीज जैसे जो ये सब जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातुएं हैं, इसका हम ताप वैद्युत संयंत्रों में, ताप वैद्युत युक्तियों में इसका उपयोग हम कर पाते हैं, और ये कांस्टेंट रूप से हमको हीट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये सब यहाँ से रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्रतिरोध ताप गुणांक और प्रतिरोध पर ताप पर प्रतिरोध की निर्भरता। अब चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं रेसिस्टिविटी पर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, इसको समझना है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, मिलता जुलता टॉपिक है, क्योंकि चालक तार का जो प्रतिरोध है, ठीक है, तो एक तो लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, वो पर डिपेंड करेगा, लेकिन ताप पर जो निर्भरता है वो मुख्य रूप से प्रतिरोधकता, उसके पदार्थ के गुण पर वो निर्भरता है। ताप परिवर्तन होने से उसके पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रतिरोधकता बदलती है, और इस कारण उसका प्रतिरोध भी बदल जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये चीज समझना है, प्रतिरोधकता पर ताप कैसे परिवर्तित होता है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखे इसका भी, तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे रेसिस्टेंस के लिए हमने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे रो टी बराबर रो 0 × 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये हो जाएगा। यहाँ पर रो 0 क्या होगा, रो 0 का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, और फिर उसके बाद से टी का मतलब हो गया T डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पे, और फिर टी हो गया ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, और अल्फा, अल्फा को हम लोग कहेंगे प्रतिरोधकता ताप गुणांक, यानी जैसे उसमें प्रतिरोध ताप गुणांक था, उसी तरह से यहाँ पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, लेकिन दोनों को हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, उसको भी इसको भी। ठीक है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला हमारा वही मिलेगा। और अगर ताप में परिवर्तन T1 से T2 हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ताप में परिवर्तन T1 से T2 हो तो T1 से T2 होगा, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं रो T2 बराबर रो T1, और फिर यहाँ पर 1 प्लस अल्फा, और इसको लिखेंगे T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हमारा, ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, ताप में परिवर्तन होने पे, तो ये इस तरह से लिखे, चाहे बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर अल्फा यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो है, तो अगर अल्फा को अगर हम निकालें, यानी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक को अगर हम लिखें यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, रो टी माइनस रो 0 अपॉन रो 0 × टी, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से भी लिखेंगे तो फिर नीचे T1 माइनस T2 माइनस T1, और ऊपर ये ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं आपको।
तो अगर वैसे हिसाब से लिखेंगे तो रो हो जाएगा रो T2 माइनस रो T1, और फिर ये हो गया रो T1, और ये T2 माइनस T1। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो बिल्कुल जैसे रेसिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधक ये सॉरी प्रतिरोध ताप गुणांक, उसी तरह से प्रतिरोधकता ताप गुणांक को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति एकांक ताप में परिवर्तन होने से 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता के सापेक्ष चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता में होने वाले परिवर्तन को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। फिर से समझिए, ताप में एकांक परिवर्तन होने से 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के प्रतिरोधकता के सापेक्ष प्रतिरोधकता में होने वाले परिवर्तन को प्रतिरोधकता ताप प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे उसको हमने डिफाइन किया था वैसे ही इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इसका यूनिट डायमेंशन अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर भी देखोगे तो रो का डायमेंशन से कट जाएगा, तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। यहाँ पर भी एसआई यूनिट हमको वही मिलेगा, एसआई यूनिट जो होगा यहाँ पर भी हमको मिलेगा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। केल्विन में अगर लिखेंगे तो पर केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो पर डिग्री सेल्सियस। यही इसका एसआई यूनिट भी हो जाएगा, और डायमेंशन भी वही हमारा आएगा जो प्रतिरोध का आएगा, क्योंकि ये गुणांक है, वो भी गुणांक था तो सेम। ठीक है, और फॉर्मूला भी हमारा सेम है। अब यहाँ समझने क्या चीज है, समझना है कि प्रतिरोधकता जैसे ताप यहाँ पर अब जैसे अल्फा है, ठीक है ना, तो अल्फा का मान जो होता है वो कैसे डिपेंड करेगा, और एक्चुअली में प्रतिरोधकता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है ताप में परिवर्तन होने से, उसी चीज को हमको मेन रूप से समझना है। और इस चीज को हम लोग पीछे एक क्लास में हम एक बार समझा भी चुके हैं आपको कि प्रतिरोधकता पर जो है वो ताप का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो उसी को हम लोग फिर से आज समझते हैं, और तब फिर इसके कुछ ग्राफ वगैरह भी हम लोग देखेंगे। देखो, प्रतिरोधकता के लिए अगर हम लिखें, प्रतिरोधकता एक पदार्थ का यह गुण हो गया, या एक तरह से पदार्थ की एक योग्यता हो गई जो चालक तार में प्रतिरोध या विरोध करने का गुण, आवेशों के प्रवाह का विरोध करने का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये प्रतिरोधकता रो बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला M बराबर Ne² टाउ। ये फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने रो का भी ये मान हमने निकाला हुआ था, M/Ne² टाउ। ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम देखो तो रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या हो गया, M हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये द्रव्यमान हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, फिर देखो, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसको ऐसे लेकर समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में हियर तो m इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कहीं से परिवर्तित होने वाला नहीं है, वो क्या बिल्कुल कांस्टेंट है, एकदम बिल्कुल नियत रहने वाली चीज है। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये चीज भी जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश ये बिल्कुल कांस्टेंट है हमेशा के लिए, इस पर भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो डेट मीन्स की रो जो है वो ना ही M पर निर्भर करेगा और ना ही E पर निर्भर करेगा। अब किस पर डिपेंड करेगा, एक हो गया N। ठीक है ना, तो N क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, और रो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्राम काल, यानी इलेक्ट्रॉन जब चालक के अंदर जब गति करते हैं तो जब टू सक्सेसिव कोलिजन, जैसे यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, विश्राम काल कहते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें हो गई। अब इसमें जो रो जो है वो या ताप बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश में कोई
परिवर्तन नहीं होगा। अब किन किन चीजों पर परिवर्तन हो सकता है? एक, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर, जो चालक के अंदर होते हैं, यानी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी घनत्व कितना ज्यादा मात्रा है। घनत्व का मतलब कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे चालक के लिए। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि अब जो रो है वो रो इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, दूसरा विश्राम काल पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो चालक, मतलब चालकों के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे जितने मतलब निकलने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, जो भी मतलब जैसे ये मान लो कि ये चालक हो गया, तो इस चालक के अंदर जो एटम्स है, तो उस एटम से जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलने योग्य है, वो सब रूम टेम्परेचर पर ही निकल जाते हैं। कमरे के ताप पर ही वो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के रूप में विचरण करने लगते हैं उस कंडक्टर के अंदर, उस चालक के अंदर। तो अगर ताप बढ़ाए भी हम, तो ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे वो तो पहले ही के निकल चुके हैं, तो ताप बढ़ाएंगे तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें है ही नहीं कि निकलेंगे। तो बहुत कम, एक आध दो कुछ इलेक्ट्रॉन जो रह गए बस वही निकलते हैं, उससे उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता, तो उसकी प्रतिरोधकता में भी उस पर कोई निर्भरता नहीं होती, प्रतिरोधकता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट रहती है लगभग, ठीक है ना। तो इसलिए ताप बढ़ने से रेसिस्टिविटी जो है यानी प्रतिरोधकता जो है वो एन पर निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि रो मतलब निर्भरता जो है यहाँ पर एन, तो नगण्य है, तो उसकी निर्भरता जो होती है वो क्या होती है, नगण्य हो गई, ठीक है ना, यानी कोई खास उस पर प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। लेकिन अब जो दूसरी चीज है, ठीक है ना, तो ये भी देखो नीचे यहाँ पर, ये वन ओपन ये ऐसे है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा दूसरी चीज है टाउ, यानी विश्राम काल। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब विश्राम काल का मतलब अभी आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टू सक्सेसिव कोलिजन, जहाँ से यहाँ टकरा करके यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, फिर यहाँ से टकरा करके यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो मान लो कि गति कर रहे हैं, ये ऐसे टकरा करके यहाँ से यहाँ तक है। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच ये जो दूरी तय करने में जो उसको टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसी समय को विश्राम काल कहते हैं। तो यहाँ परिवर्तन होता है अगर ताप बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो घटता है। रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ताप बढ़ा, तो ताप बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिली, उसमें मिली ज्यादा एनर्जी मिली। अब ज्यादा एनर्जी मिली तो पहले की तुलना में वो ज्यादा तेजी से गति करेगा। अब ज्यादा तेजी से गति करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगता था अब उससे कम समय लगेगा। अब कम समय लगेगा तो ये टाइम यानी जो टाउ था, विश्राम काल जो था, वो पहले से घट गया। अब टाउ घट जाएगा, डेट मीन्स की क्या होगा, टाउ जो होगा वो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ने से टाउ का मान घटेगा। और टाउ का मान घटेगा तो क्या होगा, टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी रेसिस्टिविटी, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब फास्ट मूव करेगा तो उसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो बढ़ जाएगी, और प्रतिरोधकता जो बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस भी पदार्थ का प्रतिरोधकता बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेन रीजन है कि चालक तार में ताप परिवर्तन होने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो उसका मेन रीजन क्या है कि उसका रिलैक्सेशन, इलेक्ट्रॉनों के रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो घटता है, उसके बाद से उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ती है और फिर चालक तार का भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो मेन रीजन जो है वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ताप बढ़ने से कैसे हमारा इलेक्ट्रॉनों का विश्राम काल घटेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी और चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं कि अब ये प्रतिरोधकता को अगर हम विभिन्न चालकों के लिए, पदार्थों के लिए देखें तो कैसे कैसे हमको ग्राफ मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर हम चालक पदार्थों के लिए देखें, ठीक है, फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम कंडक्टर्स के लिए देखें, जैसे कॉपर के लिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉपर के लिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, ठीक है। कॉपर के लिए ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे, यानी यहाँ पर हो गया हमारा टेम्परेचर और यहाँ पर हो गई उसकी रेसिस्टिविटी,
तो क्या देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, रेसिस्टिविटी जो होती है वो रैखिक रूप से नहीं, अरैखिक रूप से ऐसे बढ़ती है, ठीक है ना, अरैखिक रूप से, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अरैखिक रूप से। तो ये स्पेशली जो हो गया वो कॉपर के लिए है, कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। तो कॉपर भी चालक हो गया, ज्यादातर यूज होने वाला चालक है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ऐसे निर्भर करती है, रैखिक रूप से और रैखिक रूप से, तो ऐसे कह सकते हैं चरघातांकीय रूप से उसका टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इंसुलेटर्स, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ये क्या बोलते हैं, एलॉयज के लिए, सॉरी, पहले फॉर एलॉयज के लिए देखते हैं, एलॉयज यानी मिश्र धातु है, मिश्र धातुओं के लिए। तो अगर हम मिश्र धातुओं के लिए अगर इसी ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ताप पर निर्भरता देखने के लिए, तो ताप जैसे इतना और ये होगी रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर अब यहाँ पे जो होगा लगभग 600 के आसपास, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे सपोज करो कि 1 उसका रेसिस्टिविटी है, तो यहाँ पे मान लो कि ये 1.1 हो गया, ठीक है, 10, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1.20, ठीक है, यहाँ पे 1.30, ऐसे। तो क्या देख रहे हैं हम कि जैसे टेम्परेचर में 600 डिग्री सेल्सियस तक का हमने चेंज कर दिया, लेकिन रेसिस्टिविटी उसकी कितनी बढ़ी, यहाँ से देखो बढ़ करके यहाँ तक जा रही है, यानी 0.1 1.1 से बढ़ करके 1.2 या 1.25 ऐसे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर वाइड रेंज ऑफ मतलब चेंज करने से भी उसकी जो प्रतिरोधकता है वो 0.1 ओम मीटर चेंज हो रही है। यानी प्रतिरोधकता जो है ताप पर उसकी निर्भरता लगभग नगण्य है। चाहे ताप में कितना भी परिवर्तन करे, उसकी प्रतिरोधकता में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसके प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर नहीं करते। ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थों यानी एलॉय का जैसे मुख्य रूप से ये नाइक्रोम हो गया, ठीक है ना, तो इसका नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, तो इसकी जो है ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कारण होता है, ठीक है, क्योंकि हम बताए भी थे कि इसके लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये एलॉयज के लिए मुख्य रूप से ये क्रोमियम, ये नाइक्रोम के लिए इसको लिख सकते हो नाइक्रोम। नाइक्रोम मुख्य रूप से देखो किस चीज से बना हुआ है, निकेल क्रोमियम से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको नाइक्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉपर के लिए, लॉय के लिए। अगर हम इसके लिए देखें आपको नेक्स्ट, इंसुलेटर्स के लिए, फॉर इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, कार्बन हो गया, सब। तो इन सब चीजों के लिए हम पढ़े थे। तो इन सब चीजों के लिए अगर हम इसी ग्राफ को ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी को दिखाने के लिए, तो इस पर टेम्परेचर और इस पे रेसिस्टिविटी, तो ये ग्राफ कुछ हमको ऐसे मिलेगा, बिल्कुल अपोजिट। यानी ताप टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी उसकी तेजी से घटेगी, और रेसिस्टिविटी घटेगी तो उसका क्या होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टिविटी घटी और कंडक्टेंस उसका बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, उसका कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट हमको इस प्रकार का ग्राफ हमको यहाँ पर मिलेगा ये, ठीक है। तो इंसुलेटर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, कार्बन के लिए ये ताप पर निर्भरता जो होगी वो कुछ इस प्रकार से हमको दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग आज देख लिए, एक तो ताप पर रेसिस्टिविटी पर, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका डिफिनीशन भी आपने आपको बताया, इसका यूनिट बता दी आपको, यूनिट ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप ये मुख्य रूप से जो प्रतिरोधकता जो वो कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि रिलैक्सेशन टाइम पर, यानी टेम्परेचर बढ़ने से उसका रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जिससे उसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो बढ़ती है और उस तरह से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। और जो भी हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ये जो चीज हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधकता के लिए, कि अल्फा का मान जो होता है वो किसके लिए क्या क्या होता है, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू यहाँ पर हमने आपको रिलेट करके बता दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर्स के लिए क्या होता है कि जैसे कॉपर के लिए तो अल्फा का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से वो बढ़ता है।
ठीक है। और वही चीज अगर हम फिर एलॉयज के लिए देखें, तो एलॉयज के लिए भी क्या होता है, अल्फा का मान पॉजिटिव, बट क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, अल्फा का मान, ठीक है, पॉजिटिव होगा बट बहुत बहुत छोटा होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से उसके प्रतिरोध में मतलब प्रतिरोध में वृद्धि जो होगी वो नगण्य होगी, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर यही बता दिए इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कार्बन्स के लिए, ठीक है, कि प्रतिरोध पर जो होता है, ताप पर जो होता है, प्रतिरोधकता जो होती है वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, यानी इसके लिए जो अल्फा का जो मान होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोधकता जो होती है वो घटती है, और इस रेसिस्टिव चालकता वगैरह जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो आज हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग पढ़ रहे थे रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग का आगे हम लोग टेम्परेचर मतलब इलेक्ट्रिक करंट का कुछ प्रभाव पढ़ेंगे, जैसे उसका थर्मल इफेक्ट क्या होता है, यानी तापीय प्रभाव वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। रेसिस्टेंस वाला सेगमेंट, ओम्स लॉ वाला सेगमेंट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत सारा इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। आप वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा उसको जरूर कमेंट्स में लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।